डियर स्टूडेंट, बीएससीबी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम एवं पोषण कराने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो के अंत तक बने रहे जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चन सेट मिलेगा और आप लोगों को सॉल्व करना होगा। तो देखते हैं जैव प्रक्रम एवं पोषण के महत्वपूर्ण विश्लेषण के बारे में इसमें क्या सब महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। ये आप लोगों को क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन होगा वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है पोषण। पोषण का डिफिनीशन होता है वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है उसे पोषण कहते हैं। यानी वैसे सभी जीव जो पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और उसका उपयोग करे वही पोषण कहलाता है। पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो वह कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। यानी पोषण की कितनी विधि है? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। तो उससे पहले एक स्लाइड देखते हैं जो कि दिया हुआ है। यह स्वपोषण का होगा, यानी कि मिट्टी से अवशेष द्वारा, यानी मिट्टी के द्वारा यह जल प्राप्त करता है। यहाँ सूर्य की रोशनी से पत्ते के पास आता है और ये वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल वर्णक इसे वापस लेता है पत्तियों में और यह ऑक्सीजन को मुक्त करता है। इसी के माध्यम से पौधे अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं स्वपोषण। स्वपोषण किससे कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। तो स्वपोषी का आप लोगों का डेफिनेशन याद होना चाहिए। तो स्वपोषण किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। तो ये डिफिनीशन आप लोग को याद होना चाहिए। यानी स्वपोषी ऑटो और ट्रॉफ से मिलकर बनी हुई है। यानी ऑटो शब्द का अर्थ होता है स्व मतलब स्वयं से स्वपोषण का अर्थ होता है कि जो भी जीव या पौधे जो खुद पर ही भोजन तैयार कर लेते हैं, यानी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। इसके सेम विपरीत परपोषण होता है जो अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। तो स्वपोषण में जो गुण होता है वो आप लोग को डिस्कस करते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, यानी हरे पौधे जो भी होते हैं वह क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, क्योंकि यह स्वयं भोजन तैयार करते हैं, इसलिए यह क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। पौधों में एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, इसलिए पौधे हरे दिखाई देते हैं। क्वेश्चन आता है कि पौधे का हरे रंग किस कारण, यानी पत्तियों का हरे रंग किस कारण से होता है? तो इसमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके कारण पत्तियों का हरा रंग होता है, जिसे हरे रंग का वर्णक कहा जाता है या पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा H2O जल अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट संश्लेषित करते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। आगे इसमें डिफिनीशन बतलाया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण का डिफिनीशन इस प्रकार से आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परपोषण का डिफिनीशन इस प्रकार से होता है। परपोषण
वह प्रक्रिया है जिससे जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप से अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं। यानी कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप से अन्य स्रोतों पर निर्भर रहता है। जैसे मनुष्य जो है वह दूसरे पर निर्भर है, इसलिए यह मनुष्य में किस में आएंगे, यानी पर पोषण में आएंगे। परपोषण के भी प्रकार होते हैं। परपोषण के मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं, सबसे फर्स्ट होता है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी यानी मृत्यु, मृत से ही अर्थ है कि मृत्यु। इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधे के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में संश्लेषित करते हैं। यह मृतजीवी पोषण का किसे कहते हैं, इससे इसका आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को लिखना होगा, वीडियो रोककर आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। ये मृतजीवी पोषण का डेफिनेशन इस प्रकार से होगा। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो इस प्रकार से आप लोग, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं पौधे के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी जो जीव मृत्यु यानी कि मर गया हो और पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते उसे ही मृतजीवी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है कवक, बैक्टीरिया, ये सब मृतजीवी अपना भोजन मुख्यतः तरल अवस्था में ही अवशोषित करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं परजीवी, यानी दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है परजीवी। परजीवी का डेफिनेशन यानी परजीवी किसे कहते हैं? इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ऐसे भोजन जो किसी दूसरे के साथ रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे परजीवी पोषण कहा जाता है। ये डिफिनीशन भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसमें आप लोग के महत्वपूर्ण तथ्य को ही इंक्लूड किए हैं, जिससे कि आप लोग एग्जाम में काफ़ी मार्क्स ला सकते हैं। और वीडियो के अंत में आप लोग को कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा एग्जाम के माध्यम से, और इसमें जो भी बताया जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। चलिए नेक्स्ट डिफिनीशन देखते हैं। नेक्स्ट होता है प्राणी सम पोषण। प्राणी सम पोषण वैसे पोषण जिससे प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी सम पोषण कहलाता है। तो क्वेश्चन है प्राणी सम पोषण किसे कहते हैं? क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। वैसा पोषण जिससे प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। यानी वैसा जीव जो भोजन ठोस या तरल, तरल मतलब होता है कि पानी जैसा, ठोस मतलब कठोर, के रूप में जंतु भोजन ग्रहण के विधि द्वारा ग्रहण करता है, उसे प्राणी संपोषण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पौधों में अब पोषण किस प्रकार के होते हैं। तो पौधों में पहले ही बता चुके हैं कि पौधे में हमेशा क्या होता है, स्वपोषी होते हैं। पौधे किस प्रकार के पोषण के अंतर्गत आते हैं? यह स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। तो स्वपोषी के आधार पे पौधों को स्वपोषण कहा जाता है, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। जहीर की इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। महत्वपूर्ण क्या है? पौधे अपना भोजन बनाने का महत्वपूर्ण है कि वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे खुद अपना भोजन तैयार करता है। तो चलिए देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण आखिरकार क्या है। यानी इसका डिस्क्रिप्शन इस प्रकार से दिया हुआ है। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन
तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये डिफिनीशन हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण का। इसमें क्या होता है, उससे पहले एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आप लोग के सीधे एग्जाम में देखने को मिलता है। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण को इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक समीकरण के द्वारा व्यक्त करें। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। 6CO2 + 12H2O सूर्य की प्रकाश C6H12O6 + 6O2 + 6H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड जल, यह सूर्य की रोशनी से मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है, ऑक्सीजन और जल का निर्माण कर यह प्रकाश संश्लेषण यानी पौधे अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण जो घटक पदार्थ होते हैं पौधों के लिए वह है पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य की रोशनी। ये 4 कच्चे पदार्थ महत्वपूर्ण हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधों के लिए। तो ये होगा 4 उपस्थित रहते हैं तभी पौधे अपना भोजन तैयार कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहला पर्णहरित या क्लोरोफिल। आखिरकार पर्णहरित या क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है? तो पर्णहरित या क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया केवल हरे पादपों में होता है, यानी हरे पौधों में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। पौधे का हरा होना आवश्यक नहीं है। और महत्वपूर्ण फैक्ट यह है पौधे का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया केवल क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही नहीं संभव, चूँकि क्लोरोफिल ही वह वास्तव अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। यानी पर्णहरित तो क्या है, उसका कलर देने का कार्य करता है। अगर जिस पौधे का कलर हरा नहीं होगा वह भी क्लोरोफिल वर्णक ही महत्वपूर्ण होता है जो उस अणु को अपने ओर आकर्षित करता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषी अंगक इकाई क्या है, तो क्या हो जाएगा आंसर? क्लोरोफिल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं? यह खुले वातावरण से पौधे अब कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं जो मनुष्य सांस लेते हैं। इस CO2 को वातावरण से प्राप्त करते हैं। CO2 को पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? यह वायुमंडल यानी वातावरण से प्राप्त करते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है? 0.03% है। ये आप लोग को महत्वपूर्ण याद होना चाहिए। अर्थात 10,000 भाग में से 3 भाग CO2 मौजूद है। यानी कि 10,000 भाग में से 1 भाग क्या है? CO2 मौजूद है। और नेक्स्ट है जंतुओं में पोषण। अब जंतु में पोषण किस प्रकार से होते हैं? तो पोषण का डिफिनीशन पहले ही आप लोग जान चुके हैं कि वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे ही पोषण कहते हैं। तो अब जंतुओं में किस प्रकार से पोषण होता है? जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है क्योंकि प्रत्येक जीव जो है वह दूसरे जीव पर निर्भर है। भोजन के लिए किस पे? दूसरे पर। जैसे मनुष्य अपने पर निर्भर नहीं है, किसी और खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहता है। यह परजीवी का लक्षण होता है। तो अर्थात जंतु परपोषी होते हैं जो इनके लक्षण प्रपोषी, तंतु, मृतजीवी, परजीवी या प्राणी संपोषी हो सकते हैं। यानी 3 प्रकार के जो परपोषण होते हैं उसमें से किसी एक प्रकार से हो सकते हैं जंतुओं का पोषण। तो इसको
जैसे अमीबा। अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। प्राणी समपोषी यानी सरल प्राणी समपोषी जीव है। यह मृदु जलीय एककोषीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका आकार कूटपात से के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। यानी अमीबा जो है हर समय उसका आकार बदलता रहता है। पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती है। इन अपने कूटपादों की मदद से यह भोजन ग्रहण कर लेता है। कौन? अमीबा। इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट उसके बाद है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम को चप्पलनुमा आकार कहा जाता है। ये आप लोग इसका पिक्चर देख लेंगे। ये पिक्चर है पैरामीशियम का। ये महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चप्पलनुमा आकार किसकी होती है। तो यह प्राणी समपोषी होती है। और पैरामीशियम अगर पूछे किस प्रकार का जीव है तो यह किस प्रकार का होता है? प्राणी समपोषी। अमीबा भी सिर्फ प्राणी समपोषी जीव होता है। ये आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मनुष्य। अब मनुष्य के देखते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र। तो मनुष्य का पाचन तंत्र सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं। यानी कि जो भी उच्च श्रेणी के जंतु जैसे मनुष्य कोई भी जानवर हो या उच्च श्रेणी के जंतुओं में आते हैं तो आहार नाल कहते हैं। यानी कि उसका जो विशेष अंग होता है पाचन के लिए जो विशेष अंग होता है उसे आहार नाल कहा जाता है। आहार नाल संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी जो भी प्रक्रिया होती है उसे सभी को क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र कहा जाता है। तो इसको बारीकी से समझेंगे कि मनुष्य का आहार नाल आखिरकार क्या होता है। तो मनुष्य का आहार नाल यह एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक की होती है। यानी मनुष्य की जो आहार नाल की लंबाई है वह कितना 8 से 10 मीटर की होती है। इस प्रकार क्वेश्चन आप लोग सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये मनुष्य का आहार नाल के पिक्चर है। थोड़ा पूरा पिक्चर नहीं आ रहा है। तो ये मनुष्य के आहार नाल का पिक्चर है। सबसे ऊपर आता है मुख। यानी मनुष्य में अगर भोजन पचना जो प्रारंभ होता है कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से ही भोजन पचना मनुष्य में प्रारंभ हो जाता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मनुष्य में जो भोजन का पचना प्रारंभ होता है कहाँ से होता है? मुख से होता है। उसके बाद आता है लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि अब एक एक करके डिफिनेशन को जानते हैं। यानी सबसे पहला जो होता है क्या होता है? मुख होता है। यानी मुख से उसका भोजन का पचना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद आता है लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि का कार्य होता है कि मनुष्य जब कोई भी भोजन करता है तो लार ग्रंथि लार के माध्यम से वह भोजन में मिश्रित हो जाता है। यानी कि आटे की तरह पूरा सना जाता है किसमें? लार में, जिससे कि भोजन ट्रैकिया में पहुंच जाता है। यानी कि यहाँ से नीचे की ओर चला जाता है। तो ट्रैकिया के बाद फिर आता है ग्रास नली में। उसके बाद कहाँ पे आता है? ग्रास नली में। ग्रास नली मुख गुहा का पिछला भाग यानी ग्रासनी कहलाता है। इसके 2 छिद्र होते हैं, नीलक द्वार और आहार नाल के अगले भाग में खुलता है तथा कंठ द्वार। यह इसे ही कंठ द्वार कहा जाता है। किसको? ग्रास नली को। मनुष्य जब भोजन करता है तो यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देता है जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। यानी श्वास नली जो होता है उसमें यह ढक देता है जिससे कि ग्रास नली का कार्य होता है जो कि श्वास नली में नहीं जाने देता है, यहाँ पे ढक देता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आता है ग्रास नली के बाद यहाँ से ग्रास नली में जो होता है यह क्रमाकुचन होता है। यानी कि यह जो सिकुड़ता रहता है यहाँ से भोजन नीचे की ओर चला जाता है।
उसके बाद ये डायफ्राम जो दिया हुआ है, ये संरचना जो किया हुआ है इसकी डायफ्राम है। उसके बाद यकृत, यकृत में जो होता है वह फिल्टर किया जाता है, इसलिए यकृत को इसमें अभी इंक्लूड नहीं करेंगे। प्लीहा, पित्त की थैली, पित्त की थैली अपशिष्ट पदार्थों के लिए रहता है। आमाशय, तो आमाशय के बारे में डिस्कस करते हैं। यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है, ये आमाशय दिया हुआ है। उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। आमाशय का अग्रभाग कार्डिएक तथा पिछला भाग पाइलेरिक भाग कहलाता है। यह दोनों के बीच का कुंडलिक भाग कहलाता है, यानी इसके द्वारा ही भोजन का जो होता है वो अवशोषण किया जाता है। उसके बाद आता है आग्नेयाशय। तो आग्नेयाशय का भी लगभग सेम कार्य होता है, आमाशय की तरह ही यह भी एक भोजन को पचने में सहायता करता है। उसके बाद आता है छोटी आंत। महत्वपूर्ण होता है मनुष्य के शरीर में छोटी आंत। छोटी आंत का डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, चलिए छोटी आंत का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। एग्जाम में पूछेगी आहार नाल की सबसे लंबा भाग क्या होता है, तो छोटी आंत होता है। जब इसकी रचना बेलनाकार होती है, यह सभी महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, और पाचन की क्रिया भी कहाँ पे पूर्ण होती है, छोटे आंत में ही पूर्ण हो जाती है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। महत्वपूर्ण फैक्ट सभी है। भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है, यानी कि जंतुओं के शरीर के ऊपर इसकी लंबाई होती है। लंबाई सामान्यतः भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है, यानी वह कितना भोजन किस प्रकार से करता है उसी के अनुसार से इसका लंबाई होता है। जैसे शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, जो शाकाहारी जीव होता है उसके छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, और मांसाहारी को कम होती है अपेक्षाकृत किससे, जो शाकाहारी है। तो छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है, ग्राहनी, जेजुनम तथा इलियम में बटे होती है। उसके बाद आता है यकृत। यकृत को अब डिस्क्रिप्शन इस प्रकार से दिया हुआ है, जो कि महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के माध्यम से। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि करीब लगभग 1.5 किलो का होता है, यानी कि 1.5 kg का है, जो उदर के ऊपरी दाहिने से अवस्थित है। यकृत कोशिकाओं में पित्त का स्राव होता है। स्रावित पित्त का संचय पित्ताशय नामक एक छोटी थैली जैसी रचना में होती है। यकृत में कई छोटी छोटी यकृत नालिकाएं निकलती है। यकृत नालिकाएं पित्ताशय से निकलने वाली नालिका के साथ जुड़कर एक मूल पित्तवाहिनी बनाती है। पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त जो होता है वह क्या होता है, क्षारीय द्रव रहता है। तो ये महत्वपूर्ण था। उसके बाद है बड़ी आंत। बड़ी आंत, छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत 2 भागों में बटा है, एक है कोलन तथा मलाशय या रेक्टम कहते हैं। छोटी आंत बड़ी आंत से जोड़ पर नली होती है, जिसे सीकम कहा जाता है। छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पर ऐड होता है उसे क्या कहा जाता है, सीकम कहा जाता है। सीकम के शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना होती है, जिसका सिरा बंद होता है। यह रचना अपेंडिक्स कहलाती है। यानी कि अपेंडिक्स जो होता है वह यही होता है, कहाँ पे रहता है, सीकम के शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना होती है जिसका सिरा बंद होता है। यानी कि वह जो उंगली जैसी रचनी होती है वह अंत में बंद रहता है, यानी उसका द्वार आगे की ओर नहीं रहता है। वही जब अगर मनुष्य कभी कभी भोजन करता है और वह कुछ दाने हो सकता है कि वह दौड़ने या किसी वजह से अगर उसमें चला जाता है, तो वही अपेंडिक्स का रूप यानी कि अंदर घाव बन जाता है और अपेंडिक्स कहलाती है, जो कि उसमें हो जाता है, घाव हो जाता है। तो अब जो भी क्वेश्चन आप लोग इसमें
सबसे फर्स्ट चैप्टर जय प्रक्रम एवं पोषण से जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट सब देखे, अब उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले 10th की अच्छी तैयारी के लिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहता है उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, परजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी या परपोषी। तो सड़ी गली चीज़ यानी सड़ी गली चीज़ कब होती है, जब वह मृत्यु को प्राप्त होती है, यानी कि मृतजीवी, यानी ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी वैसे जीव जो, स्वपोषी का डिफिनीशन बताते हैं, वैसे जीव जो किसी न किसी रूप से अन्य पर निर्भर नहीं रहता है। किसके लिए, भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। तो स्वपोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य की प्रकाश, H2A एवं CO2, यानी इनमें सभी, यानी ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो आवश्यकता होती है वह 4 महत्वपूर्ण है, क्लोरोफिल, सूर्य की रोशनी, H2O और CO2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरित लवक, यानी ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है। तो वायुमंडल में क्वेश्चन में दिया हुआ है CO2 का कितना परसेंटेज है। तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बताए थे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह वायुमंडल में 0.03% उपस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। पानी का टूटना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, CO2 का मुक्त होना या CO2 का उपयोग होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें बोल रहा है प्रकाश प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता, यानी महत्वपूर्ण फैक्ट है नहीं होता है। तो नहीं होता है, क्या नहीं होता, CO2 का मुक्त होना। ये क्योंकि पौधे जो है वह CO2 तो वातावरण से प्राप्त ही करता है, तो वह मुक्त CO2 नहीं करता, यानी ऑक्सीजन मुक्त करता है, यानी O2 मुक्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, कूटपाद के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रासनी ग्रासनली से जुड़ा होता है। निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निगल द्वार के द्वारा ग्रासनी ग्रासनली से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राहनी भाग है मुख गुहा का, आमाशय का, छोटी आंत का या बड़ी आंत का। तो ग्राहनी जो है वह छोटी आंत का भाग है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो कि आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले 10th की अच्छी तैयारी के लिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।